IND एनालिसिस सदन में संग्राम की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। पहले यह सत्र 10 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन इसमें जो तारीख है इसकी बदली गई है। 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र भी है और दूसरी तरफ देखा जाए तो कई मायनों में यह मानसून सत्र अहम है, खास है, क्योंकि इसके बाद जिस तरह से सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी और नवंबर में जिस तरह से चुनावी जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो सकता है और दिसंबर में नई सरकार का गठन, उससे पहले का ये आखिरी सत्र कई मायनों में खास है, क्योंकि विपक्ष जो लगातार हमलावर रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की आक्रामकता सत्र शुरू होने से पहले दिखती है, सदन की कार्यवाही के दौरान या तमाम सारी चीजें ये रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी अनुपूरक बजट की बात हो या फिर कुछ विधेयक जो इस सत्र में आएंगे उस पर भी जो सरकार की कोशिश है इसमें विधेयक लाकर उनको पास कराने की। आज इसी पर सदन में किस तरह का संचालन होगा, सदन की जो कार्यवाही है किस तरह से चलेगी और जो संग्राम की बात आ रही है, कांग्रेस किस तरह से इस सत्र को लेती है, क्योंकि कुछ दिनों से देखा जाए तो कांग्रेस काफी आक्रामक है। क्या यही आक्रामकता सदन में 5 दिन का जो सत्र है उसमें भी देखने को मिलेगी? आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में हैं। सबसे पहले उनका हम परिचय कराते हैं। तो जिस तरह से सत्र 11 जुलाई से शुरू होगा, हमारे साथ में हैं आशीष शर्मा जी, विधायक भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में डॉक्टर अशोक मर्सकोले जी, विधायक कांग्रेस। मर्सकोले साहब, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अशोक मर्सकोले साहब, मैं आपके पास में आता हूं। अगर बात की जाए, हालांकि सत्र 5 दिन का सत्र है और 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र, क्या कांग्रेस की किस तरह से रणनीति रहेगी इस सत्र को लेकर? सबसे पहले तो राजेश जी, आपने जो विषय रखा संग्राम, निश्चित रूप से ये संग्राम तो होगा और ये संग्राम भी होगा और विदाई सत्र है भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी की सरकार के लिए, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। जनाधार तो 2018 में ही इनसे चला गया था, लेकिन खरीद फरोख और जिस प्रकार से ये करके और आए थे सब देखते, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये धर्म की राजनीति करने वाले अगर महाकाल लोग को या महाकाल के यहाँ भी अगर ये ना छोड़े और वहां भी डकैती कर जाए, महंगाई का मुद्दा, आज जनता जो है टमाटर जैसी लाल हो रही है गुस्से के मारे, बेरोजगारी का तो आलम सबको पता है, कर्ज में डूबी हुई सरकार है, बस कर्ज ले लेके जैसे तैसे दिन काट रही है, झूठे वादे, झूठे वादों से का जो पिटारा है, और भी कई ऐसे विषय हैं जो इन्होंने वादे किए हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर ले या अन्य जो तरीके से हैं। विधानसभा में ये इतने डिफेंसिव थे कि ये सदन को चलाने ही नहीं देना चाह रहे थे पिछले सत्रों में, कि इनके पास जवाब नहीं थे, जवाब भी थे तो जानकारी एकत्रित की जा रही है या फिर जवाब नहीं देना पड़े उसके लिए सदन नहीं चलने देना। और अब तो ये अंतिम सत्र है और हम तो चाहेंगे कि संग्राम तो होगा, लेकिन हम अंत में आपको हम विदाई देते हुए आपको हम जाएंगे, क्योंकि ये खुद अपने करतूतों के ऊपर से गिरेगी और ऐसी गिरेगी कि कभी उठ नहीं पाएगी। चलिए, तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अशोक मर्सकोले साहब आशीष शर्मा जी से। आशीष शर्मा जी, जवाब दे दीजिए। कह रहे विदाई तय है। देखिए, विदाई तो कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस की कर दी थी 2019 में,
और उसके बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। और पिछले 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार लगातार उन सब चीजों के लिए काम कर रही है जिनका वादा हमने जनता से किया था। जनता और प्रदेश का विकास हमारी प्रतिबद्धता में शामिल है। इसलिए हमने महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर, किसान से लेकर समाज के हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं आज मध्य प्रदेश में लागू की है, जिनका परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से हर मुद्दे पर सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम चर्चा करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हमने जो किया है उसको बताने में हमें कोई परहेज नहीं है। और कांग्रेस जितने भी आरोप हमारी सरकार पर लगाना चाहे वो उसका अधिकार है, लेकिन आज तक किसी आरोप को ये ना तो चर्चा में पुष्ट कर पाए, ना इनकी जब 15 महीने की सरकार बनी थी तब किसी मामले में हमें ये कहे कि कोई मामला दर्ज करा। इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, सिंहस्थ को लेकर आरोप लगाते रहे थे, महाकाल लोक को लेकर अब आरोप लगा रहे हैं, उसके टेंडर किसके समय हुए, ये सब भी सदन के पटल पर रखा जाए, क्योंकि प्रदेश की 8 करोड़ जनता के प्रति हमारी सरकार की जवाबदेही है। और इसलिए सरकार ना तो इनके सवालों से भागेगी, ना कहीं मुंह मोड़ेगी। हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और चर्चा भी की जाएगी। और जो हमने किया है प्रदेश की जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से हम रखेंगे। चलिए आशीष जी, देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब किस रूप में देखे इस आखिरी सत्र को, क्योंकि अगर देखा जाए कि तमाम सारे, अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो तमाम सारे मुद्दे रहे, लेकिन यह भी कहा जाता रहा कि जिस तरीके से कांग्रेस को सदन में उठाना चाहिए था वो सदन में मुद्दे नहीं उठ पाए। हालांकि जिस तरह से डॉक्टर अशोक मरस्कोली जी कह रहे थे कि सरकार उस पर चर्चा ही नहीं कराना चाहती थी, किस रूप में देखें इस सत्र को, आखिरी सत्र को? देखिए, ये विदाई किसी की भी हो और किसी भी रूप में हो, विदाई हमेशा भावुक करने वाली होती है। इसमें सरकार कौन विदा होगी, कौन आएगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आजादी के बाद से जितने सत्र हुए हैं उनमें कुछ विधायकों की, कुछ मंत्रियों की विदाई हो जाती है, वो चुनाव हार जाते हैं, टिकट कट जाते हैं। इसलिए ये आखिरी सत्र बड़ा भावुक होता है। लोग आपस में मिलते हैं कि पता नहीं अब कौन आएगा जीत के, किसको टिकट मिलेगा, कौन अगले सदन का सदस्य होगा, कौन नहीं होगा। इस कारण ये थोड़ा सा भावुक भी होता है अंतिम सत्र। लेकिन जिस तरह से चुनाव है इसके बाद अब तो सबको अपनी अपनी वो भी दिखाना है, परफॉर्मेंस दिखाना है, विधायकों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाना है, क्योंकि वो क्षेत्र में जाते हैं तो उनको फिर कहते हैं भाषणों में कि हमने सत्र में ये क्षेत्र की आवाज उठाई थी, हमने विधानसभा में मांग रखी थी। तो एक तरह से अंतिम अस्त्र के रूप में विधायक जो जनप्रतिनिधि है वो विधानसभा में अपनी बात दमदारी से रखते हैं, हंगामा करते हैं। और दोनों दलों की कोशिश होती है कि जो लास्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े, जो सदन के अंदर हम माहौल बनाएंगे उसको हम सड़क पर ले जाएंगे, और सड़क पर ले जाने के बाद अब चुनाव है तो अच्छा सकारात्मक माहौल, विपक्ष चाहेगा कि हम हंगामा खड़ा करें, मुद्दों पे सरकार को घेरे। और सरकार तो प्राय अपनी उपलब्धियों को बखान करने के लिए होती है, तो वो अपनी अधिकतम उपलब्धियां जो भी जवाब देते हैं मुख्यमंत्री लास्ट में, उसमें वो सब उपलब्धियों को एक बार फिर समेट देते हैं। तो ये बड़ा वैसा सत्र होता है जिसमें हंगामा करने की भी मंशा रहती है, कुछ भावुक भी होते हैं, सबको ये डर है। और आजकल की जिस तरह की राजनीति हो गई, पैटर्न बदलते, जैसे पेपर आते थे ना सक्सेना जी, पैटर्न के आधार पे आए तो विद्यार्थी जानता है कि हम इस पढ़ाई में करेंगे, ये पेपर आएगा, हम पास हो जाएंगे। लेकिन पैटर्न बदल के जब पेपर आता है तो मुश्किल आती, कई बार सरल पेपर भी कठिन हो जाता है। ऐसे ही अब पैटर्न बदल की राजनीति हो गई है, मापदंड अलग हो गए। पहले तो जो जीत रहा है उसको टिकट दे दो, भले फिर वो हार जाए या कुछ हो। अब ये नहीं, अब तो सर्वे दोनों दलों के हो रहे हैं। कोई कितनी बार का विधायक यदि सर्वे में फिट नहीं हो रहा, कोई चलिए बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं कि ये जो सत्र होगा निश्चित तौर पर आखिरी सत्र है। इसी तरह से यही कारण है कि एक अलग तरह का सत्र लगेगा। कुछ वर्जन है, पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर वापस अपने पूरे पैनल के साथ आते हैं। तो चलिए, जिस तरह से बात सत्र की हो रही है, आखिरी सत्र की हो रही है, सीधे डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी के पास में आता हूं। अशोक मरस्कोले जी, अगर कांग्रेस की हम बात करें, आपके पास तमाम सारे तीर थे
और आप लगातार बात करते थे, कोई भी सत्र होता था कि हम ये मुद्दे लेकर आएंगे, आप अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए। लेकिन जो आखिरी सत्र है, कहा जाता है जब आखिरी सत्र होता है तो जो तर्कस के तीर हैं कुछ बचा के रखे जाते हैं कि आखिरी समय में छोड़े जाएं, क्योंकि अब सीधे जनता के पास जाना है उसी मैसेज के साथ में। लेकिन सारे तीर तो आपने पहले ही छोड़ दिए, अब आखिरी सत्र में बचा क्या आपके पास में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जहां पर हम सदन में जो चर्चा करते हैं, जगह सदन में उजागर करते हैं, लेकिन अब तो उससे पहले ही जनता के बीच में पहुंच चुकी है। जनता ने भी अब इनकी नाकामी को स्वीकार कर लिया है। अब कोई भी इनके पास में सिर्फ वादों, झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं बचा है। आप शिवराज सिंह जी जाएंगे या इनके मंत्रिमंडल, अपने कामों को एक सुनियोजित यात्रा के माध्यम से करने की क्या आवश्यकता है? ये एक कैंपेनिंग के माध्यम से हर बात को ये कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं, कुछ समय से पूरी सरकारी महकमे को, सरकारी हजारों बस लगा के जो भीड़ इकट्ठे करके और एक जिस प्रकार से एक रिंग मास्टर अपनी बातें चाबुक लगा लगा के अपने अलग प्रकार के एक अंदाजा में, माननीय चाहे मुख्यमंत्री जी हो, ये अपनी बातें कह रहे हैं, ये जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं है। सरकार कैसे चला पा रहे हैं? क्या डॉक्टर मर्सकोले ये बात रही है कांग्रेस के लिए कि जिस तरह का सदन में एक तालमेल होना चाहिए, आपके विधायकों बीच में, आपके नेताओं के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहा? हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, या फिर जिस तरह के आरोप रहे हैं, आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उनको लेकर प्रूफ नहीं हुए। कोरोना काल में किस तरह से जो आरोप लगे थे कि कोरोना काल में किस तरह से निजी हॉस्पिटल्स को फायदा पहुंचाया गया, या तमाम तरह की चीजें, आपने कहा था कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। एक आपने कार्यक्रम का जिक्र किया था पार्टी के कि उसमें इस तरह से सरकारी खर्च पे, लेकिन एविडेंस वो नहीं आ पाए। ये तो क्या तालमेल की कमी रही है एक कांग्रेस में? राजेश जी, सारे एविडेंसेस हैं, सारे एविडेंसेस क्लियर कट है, सब कुछ है, और यही सरकार के माध्यम से आए हुए एविडेंसेस जो सदन में है उन्हीं पे चर्चा हो रही थी। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष वो इतना निरंकुश है कि वो सदन चलने नहीं देना चाह रहा है। किसी न किसी माध्यम से सदन की कार्यवाही को कैसे टाल सके, इनकी पूरी कोशिश रही है। पहले हमारी 15 महीने की सरकार में इनके जितने भी घोटाले हैं, इनके जितने भी कारनामे हैं, शायद उनको हम ठीक से उजागर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब हमारा समय है, इनके जितने भी घोटाले हैं, जितने भी, चाहे अभी जी बता रहे थे, अभी हमारे सरकार के आने के बाद में हम नहीं छोड़ेंगे सारे इनके। चलिए, नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर अशोक मर्सकोले साहब कह रहे हैं। मैं सीधे आशीष शर्मा जी के पास में आऊं, उससे पहले कुछ वर्जन है वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिवराज सिंह की जो सरकार है आज सत्ता के मतलब में बदान हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को झूठे मुकदमे फंसा रही है। किसानों के साथ उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं दिया गया, कहीं जहां ओले पड़े थे उनका अभी तक भुगतान नहीं किया। सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियों पे बलात्कार मतभेद चल रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से इस सदन को चलाने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस महत्वपूर्ण सदन के माध्यम से कई आवश्यक कार्य जो सरकार के वे काम जो जनहितैषी और प्रदेश के हित के हैं वे पूरे करने चाहते हैं। जन समस्या, जनता की बात सरकार पूरी करना चाहती है, परंतु सत्र के प्राण लेने वाले भी कुछ कांग्रेसी है जो व्यक्तिगत अपनी महत्वाकांक्षा में और स्वयं को टीवी चैनल पे दिखाने के चक्कर में सत्र के प्राण ले लेते हैं, सत्र का बंटाढार कर देते हैं। जीतू पटवारी जी जैसे लोग कभी सिर पे हल रख के तो कभी कहीं अनाप शनाप अनलगल बात करते हुए वहां आ जाते हैं और स्वयं के टीआरपी के चक्कर में सदन की भेंट चढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हम और मध्य प्रदेश की जनता ये अपेक्षा करती है कि सदन को सदन के हिसाब से चलाएं, समय व्यर्थ न करें, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा व्यर्थ न करें और कांग्रेस भी सदन को चलाने में सहयोग करे। चलिए,
आशीष शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। आशीष शर्मा साहब, जो कुछ डॉक्टर मस्कोले कह रहे हैं मैं चाहता हूं उसका आप जवाब दे दें। फिर मेरा सवाल कि प्राथमिकता क्या रहेगी इस 5 दिन के सत्र में सरकार की और आपकी पार्टी की? सरकार की जो योजनाएं इस समय पूरे प्रदेश में चल रही है, जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे सिंचाई परियोजनाएं हो, सड़कें हो, लाडली बहना जैसी योजना हो, अर्न एंड लर्न जी, सीखते हुए कमाओ, युवाओं के लिए सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी ऐसी योजनाओं के लिए भी धन की आवश्यकता है। इसमें सप्लीमेंट्री बजट भी सत्र में आएगा। और ये बात भी सही है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए चले। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस के कई विधायक, कई नेतागण जो कि सदन के सदस्य हैं, वो अपने व्यक्तिगत नाम को चमकाने के लिए कई बार इस तरह की हरकतें करते हैं जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित। इसलिए क्योंकि अंतिम सत्र है, सत्र में बहुत सारे विधायकों के प्रश्न भी लगे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी उचित फोरम पर उठाते हैं और सदन की समितियों के माध्यम से, मंत्रियों के आश्वासन के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधानसभा का ये अंतिम सत्र है और इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों सकारात्मक रवैया अपनाते हुए इस सत्र को अच्छे से समापन सत्र के रूप में लिए जाना जाए, इसके लिए दोनों दल प्रतिबद्ध रहे। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर वक्तव्य होगा ही होगा कि किन परिस्थितियों में कोरोना के संकट के दौरान उन्हें मध्य प्रदेश की कमान मिली थी। लेकिन जिस मध्य प्रदेश को एक समय में सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में, सिंचाई परियोजनाओं के मामले में, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कमजोर और पिछड़ा माना जाता था, उस मध्य प्रदेश को अपनी सरकार के माध्यम से, विकास की योजनाओं के माध्यम से शिवराज जी ने चमकाने का काम किया है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत प्रामाणिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया है और इन्हीं कामों की बदौलत 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता का जनादेश मिलेगा। सरकार के कामों का विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस जितना विरोध करना चाहती है कर सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता में इस सरकार के प्रति बहुत सकारात्मक वातावरण है। सरकार का विश्वसनीय नाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वसनीय चेहरा है और इस कारण हमें भरोसा है कि 2023 के जब प्रथम विधानसभा सत्र का आगाज होगा तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश को लेकर। चलिए देवदत्त दुबे साहब, अगर देखा जाए इसके पहले के जो भी सत्र हुए, ये कहा जाता रहा कि तमाम सारे मुद्दे तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि आपने एक लंबा, आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा एक करियर रहा है, तमाम सारे आपने विधानसभा देखी हैं, उनकी आपने कार्यवाही देखी है, तमाम विपक्ष की बात करें तो तमाम सारे नेता प्रतिपक्ष आपने देखे हैं। इस बार क्या विपक्ष मुद्दे तमाम सारे रहे, लेकिन जो उसकी एक धमक या खनक होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी रही है? मुद्दे तो रहे, जैसे डॉक्टर अशोक मस्कोले साहब कह रहे हैं कि उन्होंने भी कह दिया ये चीज कि नहीं, अब उन चीजों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। देखिए सक्सेना जी, 3 दशक पहले जब विधानसभा सत्र की आहट होती थी तो दूरस्थ, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था तो वहां बस्तर तक उसकी वो धमक हुआ करती थी। अधिकारी कर्मचारी सतर्क और सजग हो जाया करते थे कि वो विधानसभा सत्र हो रहा है, पता नहीं कौन सा मामला उठ जाए और वहीं कार्रवाई हो जाए। और जो आज नेता है वर्तमान के, जितने अच्छे नेता हैं, वो उस विपक्ष के दौरान ही पनपे। उस समय संघर्ष की क्षमता, जो सदन में अच्छा वाद विवाद होता था, वाचनालय विधायक पढ़ते हुए मिलते थे। आज कोई वाचनालय विधायक पढ़ते हुए नहीं मिलते और ना वो वैसे मुद्दे उठाते हैं और ना सदन में चर्चा होती है। केवल सरकार की कोशिश होती है कैसे भी जल्दी से बजट, अनुपूरक बजट, आम बजट पारित हो जाए और हम सत्र स्थगित कर दें। और विपक्ष की कोशिश होती है कि हम अपने कुछ काम करा लें, विधायकों ने कुछ मंत्रियों को काम बताए वो हो जाए। यदि आवाज उठाते हैं, हंगामा करते हैं तो सदन स्थगित हो जाता है। तो उन्होंने भी ये रास्ता कई बार सोचा कि हम अपने काम ही करा लें। तो ये बड़ा विचित्र अब स्थिति बन गई है। ये दोनों दलों को नुकसान होगा, जो धार, जो धमक और जो नेतृत्व की क्षमता सदन के अंदर। दुबे साहब, जब सत्र छोटा होता है तो सीधे तौर पे कहा जाता है कि ये सरकार नहीं चाहती कि लंबा सत्र हो, बड़ा सत्र हो।
बिल्कुल नहीं चाहती, कोई भी सरकार नहीं चाहती, किसी एक सरकार की बात नहीं है। आप देखेंगे लगातार सत्र की अवधि घट रही है और लगातार सत्र जो 2 महीने के भी होते हैं तो 1 हफ्ते में समाप्त हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ दोनों दलों को इसका नुकसान होगा। जो मारक क्षमता वाले विधायक, जो अच्छे आक्रामक तेवर वाले विधायक हैं, वो अब मौथरे होते जा रहे हैं क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता है। नए विधायकों को कोई सीखने का काम नहीं मिलता है। केवल 2-4 लोग इधर से और 2-4 लोग उधर से हंगामा करते हैं और कुछ लोग केवल टीका टिप्पणी के लिए कि कल हम पेपर में छप जाएं, कुछ ही बात करते हैं। जो सदन की गरिमा थी, जो धमक थी, जो उसका एक रुतबा था, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इससे दोनों दलों को नुकसान होगा और नई पीढ़ी और नए नेतृत्व को भी नुकसान होगा। मुझे लगता है कि सदन एक ऐसा मंच है जहां सबको मौका मिलना चाहिए, सबको बात उठाने का, क्योंकि आज आप सत्ता में, कल आप विपक्ष में होंगे, कल आप आज विपक्ष में, कल आप सत्ता में होंगे। दोनों दलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर अशोक मरसकोले साहब, जो मैंने सवाल दुबे साहब से किया कि उस धमक और खनक की बात, मैंने फिर कहूंगा कि कांग्रेस के पास मुद्दे तमाम सारे रहे लेकिन बेहतर तरीके से वो मुद्दे नहीं उठ पाए। लेकिन जिस तरह से दुबे साहब कह रहे हैं कि जिस तैयारी के साथ विपक्ष को भी आना चाहिए था वो नहीं हुआ, यही कारण है कि इसका लाभ सत्ता पक्ष को, सरकार को मिल जाता है। राजेश जी, मैं तो पहली बार का विधायक हूं, लेकिन मैंने सुना है कि सदन महीनों चला करते थे और उसका सीधे सीधे असर एक जो कार्यपालिका के ऊपर भी हुआ करता था और वो सजग रहते थे। और अभी की जो वर्तमान में हम जब सरकार देख रहे हैं, सदन 4 दिन 5 दिन बजट सत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक, इससे क्या होता है कि एक प्रकार की निरंकुशता आती है और उसके बाद भी सरकार उस समय के पीरियड को भी ठीक से चलने नहीं देना चाहती है। हम तो चाहते हैं कि जो हम प्रश्न उठाते हैं उनका जवाब मिले, तो ये हमारी पूरी कोशिश रहती है और उसी में सारी जो लेकिन मरसकोले साहब, जो कमेटी होती है जो डिसाइड, जब विधानसभा अध्यक्ष के साथ आपकी मीटिंग्स होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के साथ हो, कि उस समय क्यों नहीं तय होता कि नहीं दोनों की सहमति बने कि नहीं ये सत्र कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जनहित से जो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि देखा जा रहा लंबे समय से कि जनहित, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम क्या है कि अपने क्षेत्र की जनता की जो समस्या है वो फ्लोर पर आना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन जब सत्र छोटा होता है तो अन्य तरह की चीजें आ जाती हैं, लेकिन जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उस पर फ्लोर पर चर्चा नहीं हो पाती। राजेश जी, कभी आप विधानसभा अध्यक्ष जी के पास में बैठे कभी है, लेकिन आपको और हम जो बात महसूस करते हैं, सच्चाई ये है कि सरकार की नियत सदन चलाने की बिल्कुल नहीं होती। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा नहीं हो पाती है। आज जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर जो कि सबसे कंसंट्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछली बार भी उन्हीं की वजह से गई थी। अपने आप को हितैषी कहने के बाद में जो लगातार जो अत्याचार बढ़ रहा है और ये जिनसे उम्मीद कर रही, जिनके माध्यम से सरकार में आने की बात कह रही है, उनके ऊपर लगातार हम भी सदन में चाह रहे हैं, इस बार फिर सदन में हम चाहेंगे कि आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार है, जो बेरोजगारी और महंगाई की जो स्थिति अभी वर्तमान की, इन पे चर्चा हो, सरकार जवाब दे और माफी मांग के और विदाई ले। हम तो यही कहेंगे। और आशीष जी जवाब दे लीजिए, वक्त कम है, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, डॉक्टर अशोक मरसकोले जो कह रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार, फिर मैं कहना चाहता हूँ, हमने सब वर्गों के लिए काम किया है और मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास हमने जीता है। पिछली बार 2018 के चुनाव से 23 के चुनाव को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। 2018 में कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया था उसके कारण कई सारे मतदाता भ्रम की स्थिति में आ गए थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो चमत्कार कर देगी। कमलनाथ बहुत बड़े जादूगर हैं, लेकिन जो जादूगर अपने ही विधायकों को अपने जादू से नहीं बांध पाया, अपने कामों से जिस तो सरकार में टिक नहीं पाया, उसके प्रति जनता में विश्वास नहीं बचा है। शिवराज जी का नाम विश्वसनीय है, टिकाऊ है, मजबूत है, संवेदनशील है और भाजपा की सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला सबके लिए काम किया है। अब इस बार किसी भी छलावे में मध्य प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में पुनः बनने वाली है। चलिए, तो सरकार बनने वाली है, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। हालांकि डॉक्टर अशोक मरसकोले साहब पहले से कह रहे हैं कि जो विदाई है इनकी वो तय है, लेकिन आशीष शर्मा जी का जिस तरह से कहना कि उनकी सरकार ने जो काम किया है हर तबके के लिए, और यही कारण है कि जनता एक बार फिर उन पर विश्वास जताएगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से
मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की बात की जाए, 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र, और सत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद फिर चुनाव में जाना है। इसलिए सरकार अनुपूरक बजट लेकर आएगी और जो उसकी प्राथमिकता में जो विधेयक हैं, कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश होगी कि उन विधेयक को पास करा लिया जाए, क्योंकि जब फिर मुलाकात होगी, भेंट होगी, सदन की कार्यवाही होगी, वो नई विधानसभा जो 16वीं विधानसभा आएगी मध्य प्रदेश की, उसमें होगी। लेकिन देखना होगा कि सदन जो 11 तारीख से 11 जुलाई से सदन की कार्यवाही जो है मानसून सत्र की, उसकी शुरुआत होगी, किस तरह से ये 5 दिन ये सत्र चलता है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।